जिसे सुनकर खुशी से रो पड़े आंखें तेरी, आसमानों से कभी ऐसी खबर भी आएगी। वो जिसे सुनकर खुशी से रो पड़े आंखें तेरी, आसमानों से कभी ऐसी खबर भी आएगी। आज तेरी मुट्ठियों में रेत है तो क्या हुआ, इस समंदर में कभी तेरी लहर भी आएगी। सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित राज और स्वागत है आपका आप ही के चैनल द नॉलेज कंज्यूमर्स पे। आइए देखते हैं जो आज का हम लोग लेक्चर है उसमें हम लोग क्या क्या चीजें पढ़नी है। देखिए ये आप क्या लिखो, हिस्ट्री क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 3। आज हम लोग अपना हिस्ट्री का चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका क्या नाम है, नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है ना। आप लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी से हम लोग आगे इसको रिलेट करेंगे अच्छे से। ठीक है, ये आप क्या लिखो, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। आइए समझते हैं कि सत्याग्रह का आइडिया था क्या। सत्याग्रह क्या था, सत्याग्रह को किसने स्टार्ट किया था, जो सत्याग्रह था वो कैसे इमर्ज होकर आया और हमारे देश में कैसे उसने बहुत अच्छा काम किया, हम समझेंगे। और सत्याग्रह में क्या क्या कौन कौन से रेवोल्यूशन हुए, कौन कौन से आंदोलन हम समझेंगे अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सबसे पहले आप लोग हेडिंग मतलब समझ जाएंगे ना, आप लोग पूरा समझ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखो द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। आइए समझते हैं कि द आइडिया ऑफ सत्याग्रह था क्या। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि सत्याग्रह को किसने स्टार्ट किया था। अगर आपसे कोई पूछ दे, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए, कोई आपसे पूछ दे कि सत्याग्रह को किसने स्टार्ट किया था, आप लोग क्या बताएंगे, महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। ठीक है, सत्याग्रह को किसने स्टार्ट किया था, तो महात्मा गांधी ने। ठीक है, यहाँ क्या लिखा, महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915। देखिए महात्मा गांधी जब भारत लौटते हैं 1915 में, ठीक है ना। यहाँ क्या लिखा, महात्मा, देखिए एक तरह से ये पूरी कहानी तरह की है। देखिए जो हिस्ट्री होती है ना, एक तरह से पूरी कहानी होती है और थोड़े बहुत फैक्ट्स होते हैं, तो आप अच्छे समझ जाएंगे। ठीक है, हिस्ट्री पूरी कहानी होती है, आप उसको अच्छे से रिलेट करते चले जाएंगे, आपको सारी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, यहाँ क्या लिखा, महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915। जब महात्मा गांधी भारत लौटते हैं तो उस समय कौन सा साल चल रहा होता है, 1915। ठीक है ना। महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम इंडिया इन महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915। देखिए साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी लौटते हैं, उस समय कौन सा साल चल रहा होता है, तो 1915। आप लोग डेट क्या रखिएगा, महात्मा गांधी भारत कब लौटते हैं, 1915 में। ठीक है ना। ठीक है, आइए समझते हैं कि सत्याग्रह का मतलब क्या था। मैंने आपको बता दिया कि सत्याग्रह किसने स्टार्ट किया था, महात्मा गांधी जी ने। आइए समझते हैं कि सत्याग्रह था क्या, सत्याग्रह का मतलब क्या था। ठीक है, अगर मान लिया हम लोग सत्य और आग्रह, देखिए ये सत्य और आग्रह को तोड़ दे, मतलब कि इसका संधि विच्छेद कर दे, जैसे इसको ब्रेक कर दे, तो सत्य का मतलब क्या होता है, आग्रह का मतलब क्या समझते हैं। देखिए सत्य और आग्रह, सत्य और आग्रह, सत्य का मतलब क्या होता है, ट्रुथ, सच्चाई। सत्य का मतलब क्या होता है, ट्रुथ और सच्चाई। और आग्रह का मतलब क्या होता है, टू होल्ड फर्म। होल्ड फर्म का मतलब होता है कि तुम दृढ़ निश्चय कर लेना, सच्चाई के साथ रहना, और सच्चाई के लिए लड़ना क्या होता है, सत्याग्रह होता है। ठीक है ना। सत्य और आग्रह, सत्य का मतलब क्या होता है, ट्रुथ, और आग्रह का मतलब क्या होता है, टू होल्ड फर्म, मतलब एकदम अच्छे से दृढ़ निश्चय के साथ लड़ने क्या होता है, सत्याग्रह होता है। ठीक है ना। सच्चाई के लिए लड़ने क्या होता है, सत्याग्रह होता है। ठीक है ना। तो देखिए जो सत्याग्रह था वो पूरा एक अहिंसा पे बेस्ड था। देखिए जो महात्मा गांधी थे वो कहते थे कि अहिंसा परमो धर्मम। ठीक है ना। वो आप लोग सुना भी होगा, अहिंसा परमो धर्मम। ठीक है, अहिंसा को एक तरह का धर्म माना जाता है। ठीक है ना। आप लोग जानते हो अहिंसा क्या होता है। अहिंसा का मतलब ये होता है कि बिना मारपीट के, बिना किसी मार काट के, किसी चीज के होता है, उसको क्या बोलते हैं, अहिंसा बोलते हैं। अहिंसा मतलब होता है कि हम लोग पूरा शांति तरीके से हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, अहिंसा बोलते हैं। ठीक है ना। तो सत्याग्रह किस पे बेस्ड है, तो अहिंसा पे। ठीक है ना। सत्याग्रह किस पे बेस्ड, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि सत्याग्रह किस पे बेस्ड था, तो अहिंसा पे। ठीक है ना। कोई मारकाट, कोई मारपीट नहीं हुई। ठीक है ना। सत्य का मतलब क्या होता है, ट्रूथ। आग्रह का मतलब क्या होता है, टू होल्ड फर्म। ठीक है ना। देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, पावर ऑफ ट्रूथ, नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। देखिए सत्याग्रह का मतलब क्या होता है कि सत्याग्रह में क्या होता है, एक तरह की, देखिए कोई भी सच होता है उसमें क्या होती है, एक तरह की पावर होती है, एक तरह की क्या होती है, शक्ति होती है। कोई भी सच होता है, अगर मान लीजिए कोई आपसे झूठ बोलता है, उसमें क्या होता है, एक तरह का सच नहीं आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपसे कोई सच बोलता है, उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, एक तरह का सच्चाई देखने को मिलेगी, एक तरह का आपको क्या देखने को मिलेगा, शक्ति देखने को मिलेगी। या यही बात लिखिए, पावर ऑफ ट्रूथ। ठीक है, नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। देखिए सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ ट्रूथ। सच, देखिए पावर ऑफ ट्रूथ का मतलब क्या होता है कि देखिए जो कोई भी सच होता है उसमें क्या होती है, एक तरह की शक्ति छुपी होती है। ठीक है ना। यहाँ पर नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ, और सत्य की खोज में। देखिए सत्य के लिए, सत्य की खोज में ही इसको क्या बोलते हैं, सत्याग्रह बोलते हैं। सत्य के लिए सत्य की खोज को हम लोग क्या बोलते हैं, सत्याग्रह बोलते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा, सत्य के लिए सत्य की खोज को हम लोग क्या बोल देंगे, सत्याग्रह बोल देंगे। और सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, सत्य का मतलब क्या होता है, ट्रूथ, और आग्रह का मतलब क्या होता है, टू होल्ड फर्म। देखिए आइए आपको बता दूं कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, आप लोग को पता भी होगा। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को। याद रखिएगा आप लोग जानते भी होंगे
महात्मा गांधी एग्जाम कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को, ठीक है। और जब महात्मा गांधी भारत लौटे थे, साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत लौटे थे, तो उस समय उनकी एज क्या थी? आप लोग 1950 में से 1869 को माइनस कर देंगे, ठीक है, 1869 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 और ये 4, ठीक है ना। यहाँ यही है कि जब महात्मा गांधी भारत लौटे तो 46 साल के थे, ठीक है ना। आप इसमें घटा के देख लेंगे, आप लोग पता चल जाएगा, ठीक। जब महात्मा गांधी भारत लौटे तो कितने साल के थे? तो 46 साल के, 46 साल के। 15 में से 9 गया 6 और 10 में से 6 4, ठीक है ना। जब महात्मा गांधी भारत लौटे थे साउथ अफ्रीका से तो कितने साल के थे? 46 साल के थे। और महात्मा गांधी ने क्या किया था कि साउथ अफ्रीका में भी क्या किया था कि जो साउथ अफ्रीका में रेसिस्ट रिजिम चल रहा था, जो काला गोरों का भेद चल रहा था, जो काले का गोरों पर, गोरे के कालों पर भेद चल रहा था, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेसिस्ट बोलते हैं। देखिए जो साउथ अफ्रीका था वहां पर क्या था कि रेसिस्ट रिजिम चल रहा था, ठीक है ना। तो रेसिस्ट रिजिम क्या होता है? मतलब कि एक तरह से वर्ण का भेद होना, एक तरह से काले गोरों का भेद होना, उसी का बोलते हैं हम रेसिस्ट रिजिम बोलते हैं, ठीक है। तो जब सत्याग्रह, जब महात्मा गांधी ने क्या किया कि वहां पर सत्याग्रह बहुत सारा स्टार्ट किया, ठीक है ना। महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में भी क्या किया था? सत्याग्रह को स्टार्ट किया था, ठीक है। सॉरी, आइए समझते हैं आपके फिलोसफी। देखिए सत्याग्रह की फिलोसफी क्या थी? फिलोसफी का मतलब होता है कि एक तरह से देखिए, एक तरह से दूर दृष्टिकोण होना। देखिए कोई फिलोसफर होता है ना, तो अगर कोई थ्योरी देता है वो क्या होता है कि बहुत ही दूरदर्शी होता है, वो सोचता है, बहुत आगे की सोचता है, ठीक है। तो यहाँ भी बात देखिए फिलोसफी, सत्याग्रह की फिलोसफी क्या थी? इतना तो आप लोग समझ गए कि महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे? 1915 में। और जब वो महात्मा गांधी भारत लौटे तो कितने साल के थे? 46 साल के थे, ठीक है। तो आइए समझते हैं कि फिलोसफी क्या थी। देखिए मैंने आपको बता दिया कि सत्य का मतलब क्या होता है? ट्रूथ। और आग्रह का मतलब क्या होता है? टू होल्ड फर्म। इतना समझ गया ना। आइए समझते हैं कि सत्याग्रह था, उसकी फिलोसफी क्या थी। फिलोसफी का मतलब ये होता है कि एक तरह देखिए, एक तरह से दूरदर्शन होना है, दूरदर्शी होना है। तो जो महात्मा गांधी थे वो बहुत दूरदर्शी थे, एक तरह से फिलोसफर भी थे एक तरह से। आइए समझते हैं जो सत्याग्रह की फिलोसफी थी वो क्या थी, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ? इफ द कॉज इज ट्रू, स्ट्रगल इज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन फिजिकल फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइट अगेंस्ट ऑपरेशन। देखिए अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, सही है, सार्थक है, ठीक है, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, अगर आप जो काम कर रहे हैं उसका उद्देश्य आपका सही है और सच्चा है, और आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, आप अन्याय के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपको फिजिकल फोर्स की कोई जरूरत नहीं है, आपको फिजिकल फोर्स की कोई जरूरत नहीं है, और आपको हिंसा की कोई जरूरत नहीं है। फिर समझिएगा आप लोग, इफ द कॉज इज ट्रू, स्ट्रगल इज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन फिजिकल फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइट अगेंस्ट ऑपरेशन। देखिए फिजिकल फोर्स की जरूरत कब पड़ती है? जब हम लोग क्या करते हैं, हम परेशान होते हैं किसी चीज से। फिजिकल फोर्स का मतलब क्या होता है? मारपीट करना, झगड़ा लड़ाई करना, उसी को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल फोर्स बोलते हैं। तो फिजिकल फोर्स की हमको जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है समझते हैं आगे। इफ द कॉज इज ट्रू, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है और आप अन्याय के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो आपको ऑपरेशन से लड़ने के लिए फिजिकल फोर्स की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इतना समझ गए? यहाँ इतना समझ गए ना। इफ द कॉज इज ट्रू, स्ट्रगल इज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन फिजिकल फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइट अगेंस्ट ऑपरेशन। आपको अगर आपका उद्देश्य सही है, सच्चा है, और आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आपको फिजिकल फोर्स की कोई जरूरत नहीं है ऑपरेशन से लड़ने के लिए। ऑपरेशन यहाँ पर कौन था? ऑपरेशन थे ब्रिटिशर। जो ऑपरेशन थे वो कौन थे यहाँ पर? यहाँ पर ऑपरेशन का मतलब क्या है? ब्रिटिशर्स, अंग्रेज, ठीक है। आइए आगे समझते हैं। ऑपरेशन शुड बी परसुएटेड टू सी द ट्रूथ इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट ट्रूथ थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस, ठीक है। फिर समझिएगा, ऑपरेशन शुड बी परसुएटेड टू सी द ट्रूथ। देखिए आप ऑपरेशन को ऐसे उसके अंदर मन की भावनाओं को जगा दीजिए कि वो सच्चाई को देख पाए, ठीक है ना। सच्चाई क्या है वो अंग्रेज नहीं देख पा रहे थे। गांधी जी का यही कहना था कि जो सच्चाई है वो अंग्रेज नहीं देख पा रहे थे। तो अंग्रेजों के अंतर मन की भावनाओं को जगाना ही क्या था? एक तरह से सत्याग्रह का मोटिव था, ठीक है। तो ऑपरेशन शुड बी परसुएटेड टू सी द ट्रूथ। ऑपरेशन को आप लोग ऐसा बदलिए, उसको आप उसके अंतर मन की भावना को ऐसा बदल दीजिए कि वो सच्चाई को देख पाए, इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द ट्रूथ थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस, ठीक है। आपको ऑपरेशन क्या करना है? आपको अंग्रेजों क्या करना है कि उनको सच्चाई दिखानी है और सच्चाई के अंतर मन की भावना को जगाना है, बताना है कि आप गलत कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए आपको कोई मारपीट की जरूरत नहीं है। और देखिए आप लोगों ने सुना होगा कि अहिंसा परमो धर्मम, ठीक है ना। अहिंसा परमो धर्म,
तो यही था कि सत्याग्रह का मेन मोटिव क्या था, अहिंसा। देखिए जो गांधी जी थे वो अहिंसा को बहुत मानते थे, अहिंसा के पुजारी थे, ठीक है। जो गांधी जी थे वो क्या थे, अहिंसा के पुजारी थे और अहिंसा को बहुत मानते थे। जो ये सारे सत्याग्रह थे वो गांधी जी के साथ क्या थे, अहिंसा बेस्ड थे, ठीक है ना। अहिंसा जो होता है उस पर बेस्ड, देखिए अहिंसा को एक तरह से धर्म माना गया है, आप लोग याद रखिएगा, अहिंसा को एक तरह से धर्म माना गया है, ठीक है। आइए मैं आपको फिर बताता हूँ क्या था यहाँ पे। इफ द कॉज इज ट्रू, लास्ट बार है समझिएगा अच्छे से, इफ द कॉज इज ट्रू, स्ट्रगल इज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन फिजिकल फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड। देखिए अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है और आप अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आपको फिजिकल फोर्स की मार काट की कोई जरूरत नहीं है, आपको झड़े लाई की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको ऑपरेसर को ये बताना है कि आप गलत कर रहे हैं, तो अगर आपको अंग्रेजों को बताना है कि आप गलत कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए मारपीट की जरूरत कुछ नहीं है, आप लोग के हिंसा की कोई जरूरत नहीं है। आप उसके अंतर मन की भावनाओं को ऐसे जगा दीजिए, आप उसके अंदर का ऐसे हृदय परिवर्तन कर दीजिए कि वो समझ जाए कि मैं गलत कर रहा हूँ, ठीक है। इतना ही था इसका मतलब, ठीक है। आइए देखते हैं कि जो सत्याग्रह था वो कहाँ पर हुआ था, ठीक है ना। जब गांधी जी भारत लौटे, जब गांधी जी भारत कब लौटे थे, 1915 में, याद रखिए 1915 में गांधी जी भारत लौटे थे। उसके तो उन्होंने क्या किया कि एक साल बाद क्या किया कि चंपारण बिहार में, देखिए बिहार में एक जगह है चंपारण, आप लोगों ने सुना भी होगा, बिहार में एक जगह है चंपारण, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सबसे पहली बार सत्याग्रह आंदोलन लॉन्च हुआ। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। चंपारण बिहार, ठीक है ना, बिहार में एक जगह है चंपारण, जो कि एक जगह है बिहार में, देखिए एक जगह है चंपारण, वहां पर क्या हुआ कि एक आंदोलन स्टार्ट किया गया, किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। चंपारण बिहार में सत्याग्रह कब हुआ था, 1916 में, ये डेट याद रखिएगा। चंपारण बिहार में सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था, 1916 में, और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। आइए समझते हैं कि चंपारण बिहार में क्या दिक्कत थी, वहां पर क्यों। देखिए जब महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे, जब महात्मा गांधी देश भ्रमण कर रहे थे और जब वो चंपारण पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जो वहां के खेती करने वाले मजदूर थे और खेती करने वाले किसान थे, उनको जबरदस्ती इंडिगो नील की खेती करवाई जा रही थी, किसके द्वारा, तो ब्रिटिशर्स के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। देखिए तो चंपारण बिहार के लोग थे, जो बिहार में एक जगह है चंपारण, वहां पर एक जो फार्मर्स थे वो क्या करते थे कि नील की खेती करते थे। क्यों करते थे, क्योंकि उनसे जबरदस्ती करवाया जाता था, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि देखिए अगर मान लीजिए कोई फार्मर है, ठीक है, मान लीजिए कोई फार्मर है, ठीक है, मान लीजिए कोई फार्मर है और वो इंडिगो की खेती कर रहा है, वो नील की खेती कर रहा है। तो क्या होता था कि अगर मान लीजिए कोई फार्मर है वो नील की खेती कर रहा है, जो उसकी जमीन थी ना एक तरह से बंजर हो जाती थी, मतलब अनप्रोडक्टिव हो जाती थी, मतलब कि ज्यादा उपजाऊ नहीं रहती थी, सिर्फ वहां पर नील की खेती होती थी। तो इससे क्या होता था कि जो फार्मर्स थे उनको बहुत परेशानी होती थी और उनको टैक्स देने में दिक्कत होता, क्योंकि देखिए जो ब्रिटिशर थे उन्होंने टैक्स बढ़ा के रखा था। इसलिए क्या हुआ, जो चंपारण भी है, जब महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे तो उन्होंने क्या किया कि जो वहां के मजदूर थे, जो वहां के खेती करने वाले किसान थे, उनको प्रेरित किया और कहा कि आप लोग हम लोग साथ गलत हो रहा है, और वहां पर क्या हुआ, आंदोलन हुआ। इतना समझ गए ना। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बिहार चंपारण में सत्याग्रह लॉन्च कब हुआ, तो आप लोग क्या बताएंगे, 1916 में, 1916 में हुआ था लॉन्च। चंपारण बिहार में कब हुआ सत्याग्रह लॉन्च, 1916 में। और क्यों लॉन्च हुआ था, अगर आपसे कोई पूछ दे कि बिहार चंपारण में सत्याग्रह लॉन्च क्यों हुआ था, तो आप लोग बताएंगे कि जो चंपारण के लोग थे वहां पर क्या जो वहां के खेती करने वाले किसान थे, उनसे जबरदस्ती जो अंग्रेज थे वो क्या करते थे, नील की खेती इंडिगो की खेती करवाते थे। तो उससे क्या होता था कि जो वहां की जमीन थी, जो वहां का एरिया था, उसपे क्या होता कि जो जमीन बंजर हो जाती थी, इससे किसानों को बहुत परेशानी होती थी और वो टैक्स नहीं भर पाते थे, ठीक है। आइए समझते हैं कि दूसरा आंदोलन कब हुआ था, 1917 में हुआ था। दूसरा आंदोलन कब हुआ था, खेड़ा गुजरात में कब हुआ था, 1917 में। खेड़ा गुजरात में कब हुआ था, 1917 में। आइए समझते हैं कि जो गुजरात की एक जगह है खेड़ा, आप लोगों ने सुना होगा, जो गुजरात की एक जगह है खेड़ा, वहां पर आंदोलन क्यों हुआ। देखिए वहां पर आंदोलन इसलिए हुआ क्योंकि जो वहां के फार्मर्स थे क्या थे, वो बहुत परेशान थे, और जो वहां पर क्या हुआ ना कि क्रॉप फेलियर हो गया। जो वहां की फसल थी, जो खेड़ा गुजरात की फसल थी, जो किसानों की फसल थी खेड़ा गुजरात में, क्या हुआ कि बर्बाद हो गई, क्रॉप फेलियर आ गया, और क्या हुआ कि एक तरह की महामारी आ गई, एक तरह का प्लेग एपिडेमिक आ गया, ठीक है ना। एक प्लेग होती है, जो एक प्लेग महामारी होती है, वो वहां पर फैल गई, और क्या हुआ कि बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत सारे लोग भूख से मारे गए। तो क्या हुआ कि जो गुजरात के लोग थे, जो खेड़ा गुजरात के लोग थे, उन्होंने डिमांड किया कि अंग्रेज थोड़ा क्या करे, रेवेन्यू, जो लोग रेवेन्यू कलेक्शन करते थे, जो जमीन का कर करते, जो रेवेन्यू कलेक्शन करते थे, वो थोड़ा कम कर दे, ठीक है। यहाँ पर भी आंदोलन हुआ। अहमदाबाद गुजरात, तो
तीसरा सत्याग्रह कहाँ हुआ था? अहमदाबाद, गुजरात में। गुजरात की एक जगह अहमदाबाद, वहां पर क्या हुआ 1918 में। 1918 में कहा हुआ था? गुजरात में, अहमदाबाद में। ठीक है, देखिए 2 जगह हुआ था गुजरात में। एक जगह हुआ तो खेड़ा गुजरात में और अहमदाबाद को कहा गुजरात में। ठीक है, तो गुजरात में एक जगह अहमदाबाद, वहां पर क्या हुआ कि आंदोलन हुआ। कब हुआ? 1918 में। ठीक है, आप लोगों को एक बात बता दूं, जब चंपारण बिहार का आंदोलन हुआ था तो यहाँ पर क्या हुआ, जो महात्मा गांधी थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल से पहली बार मिले थे। ठीक है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल से कब मिले थे? चंपारण बिहार महात्मा गांधी तो 1916 में। तो समझ गए? आइए समझते हैं अहमदाबाद गुजरात में क्या मैटर था। ठीक है ना, तो आइए समझते हैं कि अहमदाबाद गुजरात में क्या दिक्कत। देखिए आप इन लोगों को समझ गए ना कि चंपारण बिहार में क्या हुआ था कि जो इंडिगो प्लांटर्स थे उनको जबरदस्ती खेती कराई जा रही थी। जो वहां के फार्मर्स थे, जो चंपारण बिहार के फार्मर्स थे, जो चंपारण के फार्मर्स थे, उनसे जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी। तो क्या हुआ, वहां की जमीन बंजर हो जाती थी और इससे लोगों को बहुत परेशानी होती थी। इसलिए क्या किया गया कि आंदोलन हुआ वहां पर। और खेड़ा में क्या हुआ कि महामारी फैल गई, प्लेग एपिडेमिक आ गया और क्रॉप फेलियर हो गया, इससे बहुत सारे लोग मारे गए। तो क्या कहा गया कि जो यहाँ के लोग थे, जो खेड़ा गुजरात के लोग थे, जो खेड़ा के लोग थे, उन्होंने डिमांड किया कि थोड़ा सा कर कम कर दिया जाए। ठीक है, और देखिए अहमदाबाद में क्या हुआ। देखिए आप लोगों ने सुना कि अहमदाबाद में बहुत सारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी। तो क्या हुआ, जो कॉटन मिल के वर्कर्स थे उन्होंने डिमांड किया कि हमारी वेजेस को बढ़ाया जाए, हमारे जो तनख्वाह है उसको बढ़ाया जाए। क्योंकि अहमदाबाद गुजरात में क्या थी, बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी। देखिए अहमदाबाद में बहुत सारी आप लोगों की इंडस्ट्री देखने को मिल जाएंगी। कॉटन टेक्सटाइल की इंडस्ट्री बहुत सारी थी। ठीक है ना, अहमदाबाद में कॉटन टेक्सटाइल की बहुत सारी इंडस्ट्री थी। जो वहां के कॉटन मिल के वर्कर, जो अहमदाबाद के कॉटन मिल के वर्कर्स थे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डिमांड किया कि हमारे वेजेस को बढ़ाया जाए, क्योंकि जो उनकी वेजेस थी बहुत कम थी। इतना समझ गया ना। तो ये इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही था। आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। देखिए मैंने आपको पढ़ा दिया, इसको आप लोग बुक से जरूर रिवाइज करा करिए। मैंने आपको इतना पढ़ा दिया। ठीक है, अगर आप इसको बुक से रिवाइज करेंगे तो आपके मन में क्वेश्चन उठेगा और आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है ना, तो आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू, और इतना आप लोग समझ गए ना। सो थैंक यू, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।